हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज से हम पढ़ने जा रहे हैं आरओ एंड ईओ का सिलेबस। देखो, आरओ एंड ईओ का मतलब क्या है। आरओ है राजस्व अधिकारी और ईओ है अधिशासी अधिकारी। राजस्व अधिकारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर, और अधिशासी अधिकारी को क्या बोलते हैं, एनफोर्समेंट ऑफिसर। तो इसके लिए जो हमारे सिलेबस दे रखा है उसका जो हम पार्ट सेकंड है, सबसे पहले इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये आपके 40 मार्क्स का है और ये 40 में से 40 मार्क्स आसानी से ग्रेब किए जा सकते हैं। और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम और नियमों के बारे में पढ़ेंगे जो 2009 के हैं। उसके अलावा हम यहाँ देखेंगे नगर पालिका सामान क्रय और अनुबंधन नियम 1974, कार्य संचालन नियम 2009, समितियों की शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 के। तो आ जाइए, बिना देरी करे से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बताते हैं कि सीईटी का पूरा कंप्यूटर का कोर्स हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जिसने नहीं देखा हो वो इसको देख लीजिए, जो आपकी तैयारी में मील का पत्थर साबित होगा। आ जाइए, बिना देरी करे अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो आरओ एंड ईओ का सिलेबस है। अब देखिए, आरओ और ईओ की जो परीक्षा की स्कीम है उसका पाठ्यक्रम में किस प्रकार रहेगा। देखिए, परीक्षा की स्कीम में कितने 120 अंक होंगे और 120 मार्क्स क्वेश्चंस होंगे, है ना। 120 तो क्या होगा, मार्क्स हो गए, और 120 क्वेश्चंस हो गए। तो आप ये कह सकते हैं, और 2 घंटे का पेपर हो गया। 2 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 120 मिनट होते हैं। तो सारी चीज़ें कितनी हो गई, 120 हो गए। तो हर क्वेश्चन के लिए आपके पास में कितने मिनट है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। डिवाइड कर देंगे 120 डिवाइडेड बाई 120 तो इक्वल टू 1 मिनट निकल के आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको पूरा का पूरा 1 मिनट मिलेगा। घड़ी में टाइम लगा के उस हिसाब से अपने तैयारी को करते रहिए। अब देखिए, यहाँ पर जो भाग बी है, भाग बी कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है। जिसके अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा, इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम एंड योजनाएं। तो ये आपसे यहाँ पूछी जाएंगी पार्ट बी के अंदर। तो ये 40 में से 40 मार्क्स आसानी से लाए जा सकते हैं। बस ये है कि आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। अब भाग ए है। भाग ए में क्या पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में क्या, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, परंपराएं, विरासत, राजस्थान का भूगोल एंड समसामयिकी, जिसके अंदर करंट इवेंट्स आते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कराई जाएंगी। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्क्स हैं, है ना। 1/3 क्या है, 1/3 नेगेटिव मार्क्स हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और 120 क्वेश्चन है, ये आपको पहले ही बता दिया है। आ जाइए, पार्ट बी को डिस्कस करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट ब में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम एंड योजनाएं हम इसमें देखेंगे। और इसके अंदर देखो टोटल कितने चैप्टर्स हैं, इसके अंदर टोटल चैप्टर्स हैं 17, ठीक है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अंदर कितने हैं, 17 चैप्टर हैं। पर हमें 17 के 17 चैप्टर नहीं पढ़ने, क्योंकि हमारे यहाँ पे टॉपिक्स दे रखे हैं कि ये टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में से नगर पालिकाओं का गठन और शासन, तो ये कौन सा चैप्टर है, ये चैप्टर हो जाएगा 2, ठीक है। इसके आर्टिकल्स कौन से हो जाएंगे, इसका आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 3 टू आर्टिकल 50 तक, ठीक है। ये याद रखना है। फिर आ जाइए, ये हो गया चैप्टर 2। अब आ जाइए चैप्टर, ये कौन सा होगा, CH चैप्टर 3 हो जाएगा। ये चैप्टर 3 कार्य संचालन और वार्ड समिति कौन सा हो जाएगा, चैप्टर 3 हो जाएगा। इसके जो आर्टिकल्स हैं, इसके आर्टिकल्स हो जाएंगे आर्टिकल 51 से लेकर 66 तक, ठीक है। फिर आ जाइए, ये कौन सा हो जाएगा, नगर पालिका संपत्ति, ये हो जाएगा चैप्टर 4, ठीक है। नगर पालिका संपत्ति कौन चैप्टर अंदर रखी है, चैप्टर 4 के अंदर दे रखी है। और इसके आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे, आर्टिकल 67 से लेकर 75 तक, ठीक है। 75 तक आर्टिकल हो जाएंगे ये वाले। फिर आ जाइए, ये हो जाएगा चैप्टर 5, कौन सा, नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि, ठीक है। इसमें कौन से आर्टिकल्स कवर होंगे, आर्टिकल ये कितने होगा 75, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 76 से लेकर 89A तक हो जाएंगे ये सारे आर्टिकल, नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि, ठीक है। तो हमें ये सारे आर्टिकल्स भी याद होने चाहिए। अब आ जाइए नगर पालिका राजस्व, ठीक है। इसके बीच में चैप्टर 6 है जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, वो नहीं है हमारे चैप्टर में। ये हो जाएगा चैप्टर 7, ठीक है। 6 नहीं है, सीधे चैप्टर 7 पूछा गया, नगर पालिका राजस्व, ठीक है। राजस्व आपको अच्छे से याद रखना है। ये कौन से आर्टिकल्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आर्टिकल 101 से लेकर 140, ठीक है। ये याद रखना है आपको। आर्टिकल 101 से लेकर 140 तक हो जाएंगे नगर पालिका राजस्व। अब देखिए, चैप्टर 7 के बाद में क्या हो जाएगा, चैप्टर 11 हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। जो चैप्टर 11 दे रखा है, नगर पालिका विकास और नगर नियोजन, इसका आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, इसका आर्टिकल हो जाएगा हमारा आर्टिकल 159 से लेकर 199, ठीक है।
आर्टिकल 199 159 से लेकर 199 नगर पालिका विकास और नगर नियोजन, ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नगर पालिका की शक्तियाँ और अपराध, ये कौन सा चैप्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा चैप्टर 12। ठीक है, चैप्टर 12 इसे अच्छे से याद करें, ये हो जाएगा नगर पालिका शक्तियाँ और अपराध, चैप्टर 12 हो जाएगा। इसके अंदर कौन से आर्टिकल्स हो जाएंगे, इसके अंदर आर्टिकल आ जाएंगे आर्टिकल 200 से लेकर 297। ठीक, अब देखिए अभियोजन एवं वाद आदि, अभियोजन एवं वाद आदि, ये हमारा चैप्टर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा चैप्टर 13, चैप्टर 13। और ये कौन सा हो जाएगा, चैप्टर 14, चैप्टर 14। ये हमारे नियंत्रण वाला चैप्टर 14 हो गया। अभियोजनवाद ये हमारा कौन सा हो गया, चैप्टर 13 हो गया। इसके अंदर आर्टिकल्स कौन से हो जाएंगे, आर्टिकल 298 से लेकर 308 तक। ठीक है, और ये हमारा जो ये वाला हो जाएगा आर्टिकल नियंत्रण वाला, ये आर्टिकल 309 से लेकर 327 तक हमारे आर्टिकल्स हो जाएंगे। तो ये आर्टिकल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। आप भी इस तरीके से अपनी बुकलेट पर लिख लें और इनको रोज़ देखें आर्टिकल्स को, तो एग्ज़ाम से पहले तक आपको ये सारे आर्टिकल्स अच्छे से रट जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल्स आपको अच्छे से रटने हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखिए राजस्थान नगर पालिका समान क्रय और अनुबंधन नियम 1974 हम देखेंगे उसके बाद। ठीक, फिर हम देखेंगे राजस्थान नगर पालिका का कार्य संचालन नियम 2009 और राजस्थान नगर पालिका का समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009। तो हम ये सारे आर्टिकल्स देखेंगे, ये सारे एक्ट्स देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान के शहरी क्षेत्रों से संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं। यहाँ हम ऐसा करेंगे साथ साथ ही देखते जाएंगे, एक योजना कर लिया करेंगे और एक इसमें से चैप्टर कंप्लीट होते ही दूसरी कोई योजना कर लेंगे, जिससे हमारे ये दोनों सेक्शन एक साथ कवर हो जाएंगे। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन, शहरी इंदिरा रसोई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना, ये कौन सी हैं, सब शहरी हैं, शहरी देखनी है हमें। ठीक है, ग्रामीण नहीं देखनी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना देखनी है, अमृत मिशन देखना है, हृदय योजना देखनी है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन देखेंगे, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन बोलते हैं इसको, और इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना। तो ये हमारे पास ये 7-8 योजनाएं हैं, 8 ही होंगी करीब, 4 दूनी 8, हाँ 8 योजनाएं हमारे पास में। तो ये सारी की सारी योजनाएं देखेंगे। इसके साथ हमारा ये 40 नंबर का कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें से हम 40 में से 40 कवर कर सकते हैं अगर हम इसे बहुत अच्छे से डिटर्मिनेशन के साथ में पढ़ेंगे तो। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम कौन सा है, 2009 है, ये याद होना चाहिए। और 2009 का अधिनियम संख्या कौन सी है, यहाँ से आपका पहला प्रश्न बन सकता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। पहला प्रश्न क्या बनेगा, 2009 का अधिनियम संख्या कौन सी है, और 4 ऑप्शन दे रखेंगे 18, 17, 15, 12। तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं कि 18 याद रख लेना। ठीक है, अब यहाँ देखिए भारत गणराज्य के 60वें वर्ष, कौन से 60th ईयर की बात कर रहा है, 60वें वर्ष में राजस्थान विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनता है ना। तो कौन सा अधिनियम बनता है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 बनाया गया, किसके द्वारा, राजस्थान राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया। लोकतंत्र की अवधारणा सत्ता के विकेंद्रीकरण में निहित है। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि विकेंद्रीकरण क्या होता है। विकेंद्रीकरण का सिंपल सा मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि पावर जो होती है, ठीक है, वो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके नीचे अलग अलग स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर। इस तरीके से फिर पावर का क्या होता है, ऊपर से लेके नीचे की तरफ होता है ना। ट्रांसफर किधर से होगी, ऊपर से ऑर्डर आएंगे, नीचे की तरफ सब लोग फॉलो करते हैं। पर विकेंद्रीकरण में क्या होता है कि हम नीचे के लेवल पे ही पावर दे देते हैं कि वो अपने लिए खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, और जो काम सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है वो छोटे लेवल पर, निम्न स्तर पर, गांव के लेवल पर, म्यूनसिपालिटी लेवल पर वो अपने खुद के नियम बनाए और उनका संचालन कर सके। इस तरीके से विकेंद्रीकरण करना है पावर का, इसका सिंपल सा मतलब यह है। ठीक है, सत्ता की विकेंद्रीकरण से अभिप्राय सत्ता में जनसाधारण की भागीदारी से है, जो पब्लिक है, पब्लिक पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करना ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। अब देखिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिस ग्राम स्वराज, कौन सा, ग्राम स्वराज की परिकल्पना करते थे, वह सत्ता के किससे, विकेंद्रीकरण की ही अवधारणा थी कि गांव, जैसे गांव है, गांव में क्या होती है, गांव में खुद की पंचायत होनी चाहिए, उनका खुद का हेड होना चाहिए, उनका जो मुखिया है वो खुद के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना सके, ये वाली बात कह रहे हैं। ठीक है, अवधारणा है गांव और नगर स्तर। अब देखो ग्राम स्तर पे तो क्या आ गए, पंचायत आ गई, ठीक है, और नगर स्तर पे क्या आ गई, म्यूनसिपालिटीज आ गई। ठीक है, तो ये नगर स्तर पे क्या आ जाएंगे, म्यूनसिपालिटीज आ जाएंगे। सत्ता की बागडोर वहाँ की जनता के हाथों में हो, यही ग्राम स्वराज की
परिकल्पना है। इस परिकल्पना को साकार करने के लिए सर्वप्रथम राजस्थान में ग्राम पंचायतों का दीप प्रज्वलित किया गया था। नगरीय क्षेत्रों में नगरीय पालिकाओं की स्थापना की गई थी। अब देखिए 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो किससे रिलेटेड है? पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे है? म्यूनसिपालिटी से, ठीक है, नगर पालिकाओं से। तो आपको ये दोनों याद होनी चाहिए। इनकी ईयर कौन से है? 1992 में फॉर्म हुए थे, ये अमेंडमेंट किए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इनको जोड़ा गया था। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसमें पंचायती राज जोड़ा गया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग में? पार्ट 9 में जोड़े गए, ठीक है। और ये जो म्यूनसिपालिटीज जोड़ी गई हैं कौन से भाग में जोड़ी गई हैं? पार्ट 9A के अंदर जोड़ा गया है। और RS प्री में यही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ठीक है। तो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। नगर पालिकाओं के लिए सन 1959 में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? दूसरा क्वेश्चन यहीं से निकल के आएगा। नगर पालिकाओं के लिए कौन सी ईयर? 1959 में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, ठीक है। ये राजस्थान नगर पालिका अधिनियम बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। कौन सा याद करना है? 1959 में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया। कौन सी ईयर में? 1959 में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से, पहला क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। ये दोनों अच्छे से याद होना चाहिए। इस अधिनियम ने लगभग 50 वर्षों का सफ़र तय किया। उसके बाद क्या हुआ? देश काल और परिस्थितियों के अनुरूप इसमें काफ़ी संशोधन एवं परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई और इसी परिणति राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 अस्तित्व में आया। जो आपके सामने जिसे हमें पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम। जितने भी अमेंडमेंट करके सबसे लेटेस्ट बनकर आया कौन सा? 2009 बनकर आया अपने सामने। और उससे पहले सबसे पहले कौन सा आया था? 1959 में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे 2009 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, ठीक है। लास्ट का ही वर्ड याद रखना होता है। ये 1959 ऐसे याद करिए, और ये 2009, ठीक है। आ जाओ। अब देखिए जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम है 2009 का, उसमें पहला जो चैप्टर है, ठीक है, ये क्या होगा? अध्याय बोल लीजिए, चैप्टर बोल लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ चैप्टर कौन सा हो गया? फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हो गया। अब ये क्या है? प्रारंभिक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रीलिमिनरी, ठीक है। प्रिलिमिनरी हो गया, प्रारंभिक, प्राथमिक, आप कुछ भी बोल सकते हैं। पहला चैप्टर है, तो ये पहला चैप्टर किस चीज़ से डील करता है? पहला चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि जो धारा 1 है ना, धारा कौन सी हो गई? एक धारा हो गई। ये धारा भी याद रखनी है हमें, एग्जाम में हमारे धाराएं भी पूछी जा सकती है। तो धारा 1 संक्षिप्त नाम, ठीक है, प्रसार और प्रारंभ की बात करता है। तो संक्षिप्त नाम होगा, प्रारंभ होगा, प्रसार होगा। तो जो ये राजस्थान नगर पालिका अधिनियम है, एक्ट है 2009 का, ठीक है, ऐसे याद रखना है, राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009। तो इसका जो संक्षिप्त नाम होगा, इसका जो प्रसार होगा, इसका प्रारंभ होगा, तो उसके बारे में किस में दे रखा है? धारा 1 में दे रखा है। देखो इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है, ठीक है। दूसरा, इसका प्रसार छावनी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान राज्य में लागू होगा। छावनी क्षेत्र कौन से हो गए? कैंटोनमेंट एरिया हो गए, जो मिलिट्री एरियाज होते हैं उनको छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में इसका क्या होगा? प्रसार होगा, एक्सपेंशन होगा, ठीक है। यह ऐसी तारीख को प्रवर्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। SO 228 द्वारा दिनांक कौन सी? 15 सितंबर 2009 से इस अधिनियम को प्रभावी किया गया। कौन सी डेट से प्रभावी हुआ है? 15 सितंबर 2009 से ये प्रभावी हुआ है, ठीक है। तो आपको ये डेट याद रखनी है। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ वापस से। देखो कब से प्रभावी हुआ है ये एक्ट? यहाँ से प्रभावी हुआ है, ठीक है। तो पहला तीसरा क्वेश्चन क्या बन के निकल के आएगा? तीसरा हमारे सामने इसकी धारा 1 जिसमें संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ की बात करता है, और ये कौन सी तारीख से आया निकल के? 15 सितंबर 2009 से। और चौथा क्वेश्चन क्या बनेगा? इसका प्रसार कहाँ, किसको छोड़ के? छावनी क्षेत्रों को छोड़ के। पाँचवा क्वेश्चन क्या बनेगा? पाँचवा क्वेश्चन बनेगा कौन सी डेट से ये लागू होता है? तो 15 सितंबर 2009 से लागू होता है। इतने पॉइंट्स अगर याद रख लेंगे तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। आ जाओ। अब देखिए धारा 2 में क्या दे रखी है? परिभाषाएं दे रखी है।
अब ये जो परिभाषाएं हैं इनको क्यों पढ़ना है, क्योंकि देखो जब हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उनमें क्या होंगे, जैसे नाम आएगा जैसे पिछड़ा वर्ग, तो पिछड़े वर्ग से किससे रिलेटेड है, जैसे तुलन पत्र, तो तुलन पत्र किससे रिलेटेड है, इनके बारे में जानने के लिए हमें परिभाषाएं एक बार पढ़ लेनी है, रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ें और याद रखने की कोशिश करें कि अच्छा ये ऐसे कुछ पढ़ा था तो उसका मतलब ये है, ठीक है, क्योंकि जब चैप्टर्स में आएंगे तो और ज़्यादा अच्छे से ये रिकॉल हो जाएंगे। इस अधिनियम को जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित ना हो, परिभाषा यही है। और इसमें संपरीक्षक कौन सा होता है, जो अपने अकाउंटेंट होते हैं, है ना, अकाउंटेंट जनरल, उनकी बात कर रहा है, जो चेक करते हैं। राजस्थान स्थानीय निधि जो पब्लिक अकाउंट होता है उसकी बात कर रहे हैं। संपरीक्षा अधिनियम 1954 का अधिनियम संख्या 28 में परिभाषित संपरीक्षक अभिप्रेत है। तो संपरीक्षक मतलब वही याद रख लीजिए, अकाउंटेंट जो भी ऑडिटिंग करने का काम आएगा, तो संपरीक्षक की बात कर रहे हैं, ऑडिटर की बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बोलेंगे ऑडिटर, ठीक है, ऑडिटर। पिछड़ा वर्ग सभी जानते हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से है। मतलब अनुसूचित जाति कौन सी होती है, एससी होती है, अनुसूचित जनजाति कौन सी होती है, एसटी होती है, ठीक है, से भिन्न, इनसे अलग, ठीक है, जातियों से भिन्न नागरिकों के ऐसे पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, उन्हें पिछड़ा वर्ग में माना गया है, मतलब ओबीसी, ठीक है। अदर बैकवर्ड क्लासेस मतलब पिछड़ा वर्ग कौन सा होता है, बैकवर्ड क्लासेस की बात कर रहा है, ठीक है। तुलन पत्र से धारा 92, अब इसमें कौन कौन सम्मिलित नहीं है, एससी एसटी सम्मिलित नहीं है, उनको छोड़कर जो भी ऐसी पिछड़े वर्ग अभिप्रेत है जो राज्य सरकार समय समय पर विनिर्दिष्ट करे, उन्हें कौन सी किस्म सम्मिलित किया गया है, पिछड़े वर्ग में। आप पिछला वर्ग आ जाए, आपके सामने लिखा हो पिछड़े वर्ग में कौन कौन सी जातियाँ सम्मिलित है, यहाँ लिखा हुआ है एससी, दूसरे नंबर पर एसटी, तीसरे नंबर पर इन दोनों को छोड़कर, चौथे नंबर पे सभी प्रकार की जातियां जनरल कास्ट को छोड़कर। तो आप क्या करेंगे, जनरली तो आपको ये लगेगा सभी कास्ट को छोड़कर जनरल कास्ट, वो जनरल को छोड़कर बाकी सभी पिछड़े वर्ग में आएंगे, तो वो ये नहीं आएंगे, इन दोनों को छोड़ दीजिए। इनके अलावा जो सरकार विनिर्दिष्ट करे, है ना, अपने हिसाब से उनको सेलेक्ट करे कि पिछड़े वर्ग में आनी चाहिए जातियाँ, उन सब की बात कर रहा है। तुलन पत्र से धारा 92 के अधीन तैयार किया गया तुलन पत्र अभिप्रेत है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट है, अच्छे से याद रखना है। धारा कौन सी, 92, ठीक है। तुलन पत्र से क्या मतलब है कि 92 के अधीन तैयार किया गया तुलन पत्र अभिप्रेत है। अब देखिए, जीव चिकित्सा अपशिष्ट से कोई ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है ना, अपशिष्ट क्या होता है, रेजिड्यू होते हैं, जो कचरा वचरा होता है उसकी बात कर रहे हैं। अब जीव और चिकित्सा अपशिष्ट से संबंधित बात कर रहा है, जो मानवों या पशुओं के निदान, उपचार या प्रतिरक्षीकरण के दौरान उनसे संबंधित किन्हीं अनुसंधान क्रियाकलापों या जैव पदार्थों के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न हुआ है, ऐसे, और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं। कौन कौन से अपशिष्ट, कौन कौन से कचरे की बात कर रहे हैं, जो मनुष्य से रिलेटेड हैं, जानवरों से रिलेटेड है, उनकी बात कर रहा है। जैसे मानव शारीरिक अपशिष्ट, अब जैसे मान लीजिए किसी का ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन करने के बाद में कोई गांठ है, तो ये क्या है, गांठ निकाल के फेंकेंगे बाहर, तो अब ये अपशिष्ट में ही तो आएगा, इसको ऐसे नहीं कि कहीं भी फेंक दिया जाए, ठीक है। दूसरा कौन सा आएगा, पशु अपशिष्ट, किसी जानवर की कोई रेजिड्यू है, कोई खाल वाल है या कुछ है वो, ठीक है। सूक्ष्म जीव विज्ञान और जीव प्रौद्योगिकी के अपशिष्ट हो सकते हैं। अपशिष्ट तिक्षाण, फेंकी गई औषधि कोशिका आविष औषधियाँ हो गई, ठोस अपशिष्ट हो गया, द्रव अपशिष्ट हो गया, भस्म राख हो गई, ठीक है। भस्म राख भी किस में आएगा, जीव चिकित्सा अपशिष्ट के अंदर आता है, ये थोड़ा याद रख सकते हैं, ठीक है। द्रव अपशिष्ट हो गया, ठोस मतलब सॉलिड अपशिष्ट हो गए, सॉलिड रेजिड्यूज हो गए, रासायनिक अपशिष्ट हो गए, है ना, केमिकल रेजिड्यू हो गए, अपशिष्ट हो गए। तो ये सारे आपको एक बार नाम पढ़ लेने हैं, जो आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको याद रहे। फिर देखिए, पुल में पुलिया सम्मिलित है, ठीक है। पुल में एक ऐसी पुलिया जो पुलिया कहलाती है, जैसे मान लीजिए ये हो गई नदी, ठीक है, नदी बह रही है, अब इस पर क्या होगा, आपने एक पुल बना दिया इधर से उधर जाने के लिए, तो इस पुल की बात कर रहे हैं। पुल में कौन सा का पुल होगा, कोई सा भी पुल हो सकता है। बजट प्रकलन धारा 87 के अधीन तैयार किया गया बजट प्रकलन अभिप्रेत है, और बजट अनुदान से किसी बजट प्रकलन के व्यय पक्ष में किसी वृहत शीर्ष के अधीन प्रविष्ट और नगर पालिकाओं द्वारा अंगीकृत कुल राशि अभिप्रेत है, ठीक है। बजट अनुदान में क्या क्या आ सकता है, यहाँ से आपके प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। और बजट प्रकलन, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, धारा 87 के अधीन तैयार किया गया बजट प्रकलन अभिप्रेत है।
और बजट अनुदान, बजट जो ग्रांट्स होते हैं किसी बजट प्रकलन के वे पक्ष में, वे मतलब जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो खर्चे होते हैं, उस साइड में जो हम किसी जो लिस्ट तैयार करेंगे उसकी बात कर रहा है। किसी वृहत राशि के अधीन प्रविष्ट और नगर पालिका द्वारा अंगीकृत कुल राशि अभिप्रेत है और उसमें इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और उपविधियों के उपबंधों के अनुसार अन्य शीर्षों से या अंतरण द्वारा ऐसे बजट अनुदान, बजट ग्रांट्स होते हैं ना, में की गई बढ़ोतरी या कटौती की राशि सम्मिलित की गई है, तो वो सब किस में आएगा? बजट अनुदान में आएगा। बजट अनुदान का सिंपल सा मतलब समझ लीजिए कि आपको कुछ है ना प्रोजेक्ट पास कराना है, तो उसके लिए जो आपने पैसा सेंक्शन कराया है, बजट ग्रांट्स लिए हैं, उनकी बातें कर रहा है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। भवन निर्माता या विकासकर्ता। अब भवन निर्माता या विकासकर्ता का मतलब क्या है? जो हमारे अपन बोलते हैं ना ठेकेदार, ठीक है, ठेकेदार बोलते हैं, तो बस उनकी बात कर रहा है। ऐसा कोई अभिकरण या व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी स्वयं की भूमि या किसी करार के अधीन किसी अन्य की भूमि पर कोई कॉम्प्लेक्स निर्मित किया है। खुद भी हो सकता है ठेकेदार खुद की भूमि पर कर दे या किसी दूसरे की भूमि पर कर दे, उसे भवन निर्माता या विकासकर्ता कहा जाएगा। अब भवन से तात्पर्य क्या है? भवन जैसे अपना जो घर होता है उसकी बात कर रहा है, या किसी भी प्रयोजन के लिए और किसी सामग्री से निर्मित कोई संरचना अभिप्रेत है। इसमें नींव, प्लिंथ, दीवारें, फर्श, छतें, चिमनियाँ, स्थिर चबूतरे, बरामदे, बालकोनियाँ, कॉर्निसें, जो अपने जो घरों के साइड में एक कॉर्नर से बने होते हैं ना, इनकी बात कर रहा है। कॉर्निश या बहिर्गात भाग या किसी भवन का कोई भाग या उसमें संकलित कोई वस्तु या किसी भूमि की बाड़ाबंदी करती हुई या बाड़ाबंदी करने के लिए आशायित कोई भी दीवार 3 मीटर से कम ऊंचाई की सीमा दीवार को छोड़कर, ठीक है, कितनी मीटर से ऊंचाई की दीवार को छोड़कर? 3 मीटर से कम ऊंचाई की सीमा दीवार को छोड़कर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये इसमें सम्मिलित नहीं होती। क्या सम्मिलित नहीं होता? भवन में किस चीज़ को हम सम्मिलित नहीं करेंगे? 3 मीटर से कम ऊंचाई, ठीक है, 3 मीटर याद रखना है। 3 मीटर से कम ऊंचाई की दीवार को छोड़कर चिन्हित या भारित अभिदर्शक संरचना सम्मिलित है, किंतु इसमें कोई तंबू, शामियाना या तिरपाल आश्रय सम्मिलित नहीं है। मान लीजिए कोई है, एक किसी के पास ये ज़मीन है, अब उस पर किसी ने क्या करा? एक तंबू लगा लिया लाकर, ठीक है, तो ये क्या तंबू भी इसके अंदर आता है क्या? नहीं, तंबू इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तंबू को हम क्या है? भवन नहीं मान सकते हैं। हम किस चीज़ को भवन मानेंगे? जैसे कोई नींव है, कोई प्लिंथ है, कोई दीवार है, कोई फर्श है, कोई छत है, कोई चिमनियाँ हैं, स्थिर चबूतरे हैं, बरामदे हैं, बालकोनियाँ हैं, कॉर्निश हैं, बहिर्गात है, मतलब जो भ्रमण करने के लिए अपन बालकोनीज बोलते हैं ना, उसका भाग है। किसी भवन का कोई भाग या उससे संयुक्त कोई वस्तु या किसी भूमि में बाड़ाबंदी कर रखी है। बाड़ाबंदी मतलब ये भूमि है, आपने इसको चारों तरफ से बाड़ाबंदी कर दी, ऊंची ऊंची दीवारें लगा दी, 3 मीटर से ऊंची दीवारें हैं, तो इसे बाड़ाबंदी करने के लिए मतलब आश्रित, ये भी भवन के अंदर सम्मिलित होगा। परंतु अगर ये दीवार 3 मीटर से कम ऊंचाई की है तो वो इसमें सम्मिलित नहीं होती हैं, भवन में इंक्लूड नहीं होती हैं। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, चिन्ह या बाहरी अभिदर्शक संरचना सम्मिलित है। अगर किसी ने कोई चिन्ह लगा रखा है, बाहरी चिन्ह मतलब कोई पिलर लगा दिया, ठीक है, तो वो भी भवन में सम्मिलित होता है। बाहरी अभिदर्शक संरचना है कोई, ठीक है, कोई इस तरीके की संरचना बना दी है जिसमें बैठकर आप है ना मतलब बाहर की लोकेशंस को देख सकते हैं, या फिर कोई आपको देखे तो सोचे वाह यार क्या जगह बनाई है, जैसे एक बालकोनी टाइप की ऊंचा सा छज्जा सा बना देते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं, सम्मिलित है। किंतु इसमें कोई तंबू, शामियाना और तिरपाल, ये चीज़ें इंक्लूड नहीं है। 2 चीज़ें इंक्लूड नहीं करी गई हैं। एक, 3 मीटर से कम ऊंचाई की दीवार इसमें इंक्लूड नहीं करी गई भवन के अंदर, ठीक है, और दूसरा तंबू, शामियाना, तिरपाल ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये याद रख लेना भैया, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, भवन स्थल। भवन स्थल से भवन निर्माण के प्रयोजन के लिए धारित भूमि का कोई भाग अभिप्रेत है। उपविधि से इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उपविधियां अभिप्रेत हैं। और अध्यक्ष से अभिप्रेत हैं। देखिए, अध्यक्ष कौन हो सकता है? नगर पालिका बोर्ड के मामले में अध्यक्ष, नगर परिषद के मामले में सभापति और नगर निगम के मामले में महापौर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन के निकलेगा। क्या क्वेश्चन बन के निकलेगा? अगर जैसे मान लीजिए हम अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, तो अगर नगर परिषद है तो नगर परिषद के मामले में अगर हमें अध्यक्ष बोलना है तो इनमें से किसे बोलेंगे? अध्यक्ष बोला जाता है उसको, सभापति बोला जाता है या महापौर बोला जाता है? तो नगर परिषद में अध्यक्ष का मतलब होता है सभापति, नगर पालिका बोर्ड में अध्यक्ष का मतलब होता है अध्यक्ष, नगर निगम के मामले में
अध्यक्ष का मतलब होता है महापौर, ठीक है। ये सब क्या है, अध्यक्ष ही हैं अपने आप में, परंतु इनके नाम हैं अलग अलग लोकेशन के हिसाब से। जैसे नगर पालिका बोर्ड की बात कर रहे हैं, किसकी, बोर्ड, ठीक है। बोर्ड से याद करें, बोर्ड का मतलब है अध्यक्ष, मतलब अध्यक्ष, बोर्ड का एक अध्यक्ष होता है। नगर पालिका बोर्ड मतलब अध्यक्ष, ठीक है। अगर हम नगर परिषद की बात करें, ठीक है, नगर परिषद, परिषद ऐसे याद करो, परी, तो परी क्या है, सभा में बैठना चाहती है, ऐसे बोलिए, परी क्या है, सभा में बैठना चाहती है। भाई देखो अभी याद कर लोगे ट्रिक बना के, तो एग्जाम में भी याद रखिए। तो परी है, परिषद की बात कर रहे हैं, तो परिषद क्या है, सभापति, परी का पति, ऐसे भी याद कर सकते हैं, कैसे भी ट्रिक बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। परी का पति क्या है, अध्यक्ष है, परी का पति क्या है, सभापति है। अध्यक्ष मतलब परी का पति जो अध्यक्ष है उसे क्या बोला जाता है, सभापति, परी का पति बोला जाता है ना, सभापति, ऐसे याद कर लीजिए। परी का पति है, परी का पति है तो सभापति है। और नगर निगम, नगर निगम में क्या होगा, महापौर होगा, ठीक है। नगर निगम में क्या होता है, महापौर, एम से महापौर, ठीक है। तो एम नगर निगम, म में खत्म हो रहा है, मा से महापौर। कैसे भी ट्रिक बनाए, आपको याद रखना है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर मत कहना कि यार आपने बताया था हमने याद नहीं रखा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 13, मुख्य नगर पालिका अधिकारी से अभिप्रेत है। तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी से क्या अभिप्रेत है, देखो नगर निगम के मामले में आयुक्त, नगर परिषद के मामले में आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को क्या बोला जाएगा, अगर नगर निगम के मामले में बात कर रहे हैं तो आयुक्त, नगर परिषद के मामले में बात कर रहे हैं तो आयुक्त। और सब अलग क्या हो जाएगा, नगर पालिका बोर्ड के मामले में कार्यपालक अधिकारी कहा जाता है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी को क्या जाता है, कार्यपालक अधिकारी कहा जाता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और अभी अपन ने पढ़ के आए थे, जो इसके अध्यक्ष होते हैं, जैसे नगर निगम का अध्यक्ष है, ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे, महापौर, ठीक है। नगर निगम में इसका अध्यक्ष क्या कहलाता है, नगर निगम का महापौर। और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को क्या कहा जाता है, आयुक्त कहा जाता है। नगर परिषद के मामले में जो इसका अध्यक्ष होता है उसे क्या कहा जाता है, नगर परिषद है, परिषद का पति, जैसे सभापति, अपन ने ट्रिक बनाई थी जस्ट पीछे। तो नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या बोलेंगे, सभापति को बोला जाएगा। नगर पालिका बोर्ड है, और नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष को क्या होता है, अध्यक्ष ही होता है, ठीक है। तो ये तो हमने अध्यक्ष पढ़ा था, बाकी ये महापौर और सभापति ऐसे याद रख लेना है। और नगर पालिका बोर्ड के मामले में कार्यपालक अधिकारी कहा जाता है। कार्यपालक मतलब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया ये एक तरीके से। मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्या हो गया, नगर पालिका बोर्ड। यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि नगर पालिका बोर्ड के मामले में जो इसका मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है उसे क्या कहा जाता है, कार्यपालक अधिकारी कहा जाता है, ठीक है। नगर निगम और नगर परिषद के मामले में जो इसका मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है उसे क्या बोला जाता है, आयुक्त बोला जाता है। इतना याद रखना है। अब देखिए पॉइंट नंबर 14, पूर्ण दिन। पूर्ण दिन से मतलब क्या है, पूर्ण दिन से तात्पर्य है कि जैसे कि मान लीजिए किसी बंदे को कोई नोटिस देना है, ठीक है, और उसको नोटिस दिया गया 15 दिन की अवधि के लिए, 15 डेज़ के लिए। अब इसमें 15 दिन में जितनी बार भी संडेज़ आएंगे, ठीक है, संडे की छुट्टी पड़ती है, संडे को इंक्लूड कर लेंगे। कोई होली की छुट्टी आ गई, मान लीजिए होली की छुट्टी है, या कोई दिवाली की छुट्टी है, या कोई भी छुट्टी है, ऐसा हॉलीडे है, तो वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं, 15 दिन में एक्सक्लूड नहीं होते। जैसे 1 तारीख से लेकर 15 दिन के लिए दिया गया, तो 1 से लेकर 15 दिन के बीच में अगर कोई संडे पड़ गया, कोई हॉलीडे पड़ गया, तो वो सब 15 तारीख तक ही मान्य होगा। इसको नहीं कि इन दोनों की छुट्टी को एक्सक्लूड करके इसको 17 तारीख मान लिया जाएगा, नहीं नहीं नहीं। 15 दिवस के लिए दिया गया, तो 1 तारीख से लेकर 15 दिवस, ठीक है। इसमें बीच में कोई संडे आ गया, होली आ गया, तो वो सब इंक्लूडेड रहेंगे इसके अंदर। परंतु अगर कोई नोटिस जिस दिन वो रिसीव कर रहा है तो उस डेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, और अगर इस नोटिस के अंदर ही कोई डेट मेंशन कर रखी है तो उसको भी इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। जैसे यहाँ पढ़ लीजिए, जब वह इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन नोटिस की कालावधि के संदर्भ में प्रयुक्त किए जाए, जैसे रविवार और अन्य अवकाश के दिवस सम्मिलित हैं, ठीक है, ये याद रखना, सम्मिलित हैं, इंक्लूडेड हैं, यहाँ साफ लिखा हुआ है ना, रविवार और अन्य अवकाश के दिवस सम्मिलित हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। किंतु उस व्यक्ति द्वारा जिसे नोटिस संबोधित किया गया है, ऐसे नोटिस की प्राप्ति तारीख अथवा नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख सम्मिलित नहीं है, ठीक है। कौन सी सम्मिलित नहीं है, नोटिस की प्राप्ति की तारीख अथवा नोटिस में विनिर्दिष्ट कोई तारीख सम्मिलित नहीं होगी। अब देखिए पॉइंट नंबर 15, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स से वाणिज्यिक उपयोग।
अब देखो कॉम्प्लेक्स इसे कहा जाएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स, है ना। कॉम्प्लेक्स में क्या इंक्लूड होगा। अगर हम बात कर रहे हैं कॉमर्शियल पर्पस की, किसकी बात कर रहे हैं, कॉमर्शियल, ठीक है, और दूसरा होता है रेजिडेंशियल, ठीक है। अगर कॉमर्शियल पर्पस है तो 25 या 25 से ज़्यादा भवनों का निर्माण किया गया है। रेजिडेंशियल 10 या 10 से ज़्यादा भवनों का निर्माण किया गया है। तो अगर देखो 25 या 25 से ज़्यादा भवन है तो वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए उसे कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ठीक है। और रेजिडेंशियल अगर उसमें लोग रह रहे हैं, 10 या 10 से ज़्यादा भवन या यूनिट्स का निर्माण किया गया है तो उसे क्या कहा जाएगा, रेजिडेंशियल कहा जाएगा। तो ये डेफिनेशन थोड़ा सा अच्छे से याद रखनी है। देखिए वाणिज्य उपयोग के मामले में 25 या अधिक इकाइयाँ और आवासीय उपयोग के मामले में 10 या अधिक इकाइयों को मिलकर बना कोई भवन अभिप्रेत है तो उसे क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके आगे का लेक्चर हम इसके पार्ट सेकंड में देखेंगे, ठीक है। चैप्टर 1 का जो पार्ट सेकंड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। उससे पहले जाने से पहले आपसे पूछ लेते हैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, बताइए अध्यक्ष, ठीक है। अध्यक्ष मतलब हेड, हेड की बात कर रहे हैं। तो जो हेड है इसके संदर्भ में आपको बताना है जो नगर परिषद है, ठीक है। नगर परिषद, नगर परिषद को क्या बोला जाता है, ठीक है। जो अध्यक्ष है नगर परिषद का उसको क्या बोला जाता है, ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने मुख्य, ठीक है, नगरपालिक अधिकारी, ठीक है। मुख्य नगरपालिक अधिकारी जो है इसके संदर्भ में है, ठीक है। तो आपको बताना है नगर पालिका बोर्ड, नगर पालिका बोर्ड के जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी को क्या कहा जाता है। कमेंट सेक्शन में इसको आपको आंसर लिखना है। तीसरा प्रश्न हो जाएगा आपके लिए जो राजस्थान नगर, ठीक है, पालिका एक्ट है 2009 का, ठीक है। राजस्थान कर लेना, RAJ कर देता हूँ, चलो मैं इसका राजस्थान नगर पालिका वो एक्ट 2009 के अधिनियम संख्या बतानी है आपको। क्या बतानी है, अधिनियम, अधिनियम संख्या बतानी है, नंबर बताना है कितना है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन क्या देने हैं आपको वैसे ही बताना है, आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 के अधिनियम संख्या क्या है। तो ये आपके सामने 3 प्रश्न हो गए, इनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। और आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो किस तरीके से लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो बताइए, जिससे हम इसके आगे के पार्ट्स भी लेकर आएँ। और आपको सही नहीं लग रहा तो आप ऐसे बोल सकते हैं सर इसके आगे का पार्ट्स मत लेकर आइए, तो हम आगे के पार्ट्स नहीं लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, उसके बाद ही हम आगे के लेक्चर्स स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय।